तो आज की वीडियो पार्ट सेकंड होने वाली है इस वीडियो की, यानी एस क्लास हीरोज वर्सेस मॉन्स्टर एसोसिएशन की। और जहां इस वीडियो में ये शो करा गया था कि एस क्लास हीरोज कितने ज्यादा स्ट्रांग है, वहीं आज की इस वीडियो में तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि भले कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो एस क्लास हीरोज, कार्ड रेस के आगे पानी कम चाय है। लिटरली कार्ड रेस फाड़ के रख देते हैं एस क्लास हीरोज की। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फटना एंड फाड़ना, देन कीप वाचिंग। तो सीन की शुरुआत होती है ज़ॉम्बी मैन से, जिसके की हर एक कदम पे किसी ना किसी तरीके का मॉन्स्टर मिल रहा होता है। हाँ, भले ही छोटे मोटे मॉन्स्टर्स थे, लेकिन स्टिल उनके नंबर्स काफी ज्यादा थे, जिस वजह से ज़ॉम्बी मैन मन ही मन ये सोच रहा होता है कि यार अभी तक कितने सारे मॉन्स्टर्स मार दिए मैंने। और वो चाइल्ड एम्परर, उसने तो कहा था कि रूट्स ऐसे दिए गए हैं जिससे कि जो एनिमीज है उसको स्प्लिट कर दिया जा सके सारे एस क्लास हीरोज में इक्वली। लेकिन दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि उसने ज़ॉम्बी मैन को पर्पसली ओवरबर्डन कर दिया है, यानी ज्यादा मॉन्स्टर वाले रास्ते पे भेज दिया है। और ज़ॉम्बी मैन ये सिर्फ कह ही नहीं रहा था, तुम खुद ही देख सकते हो कि बंदे के हर एक कदम पे किसी ना किसी तरह का मॉन्स्टर आ रहा है। बंदे को सांस लेने तक का मौका नहीं मिल रहा है, जबकि उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पेशलिटी स्काउटिंग, स्पाइंग, इन्वेस्टिगेटिंग, ये सारी चीजें हैं। बट यार वी ऑल नो चाइल्ड एम्परर ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि ज़ॉम्बी मैन ही एक ऐसा बंदा है पूरी हीरो एसोसिएशन में जिसको कि चाइल्ड एम्परर अपना रोल मॉडल मानता है। इसके बाद पता नहीं क्या होता है, सारे मॉन्स्टर्स एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और ज़ॉम्बी मैन पे अटैक करना बंद कर देते हैं। जो देख के ज़ॉम्बी मैन शॉक्ड, क्योंकि ना सिर्फ उन मॉन्स्टर्स ने अटैक करना बंद कर दिया था, बल्कि वो ज़ॉम्बी मैन को रास्ता भी दे रहे थे आगे बढ़ने का। और खुश होकर ये भी बोलते हैं कि हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुम जीते भी हो आगे बढ़कर तो भी हमारे लिए बढ़िया है, और अगर मरते हो तो भी हमारे लिए बढ़िया है। और जब ज़ॉम्बी मैन आगे बढ़कर एक रूम में जाता है तो वहां पर उसका सामना होता है एक वैम्पायर मॉन्स्टर से, और सारे मॉन्स्टर्स एज अ ऑडियंस उन दोनों की लड़ाई देखने को भी तैयार हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, वो सारे मॉन्स्टर्स उन दोनों में से किसी के भी साइड नहीं थे। अब सारे मॉन्स्टर्स के ऐसे रिएक्शन की वजह से ज़ॉम्बी मैन उस वैम्पायर से पूछता भी है कि लगता है ये सारे तेरे मॉन्स्टर्स तुझे पसंद नहीं करते। तो इस पे वो वैम्पायर बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोलता है कि क्योंकि वो मुझसे डरते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। और ये तो नॉर्मल सी ही चीज है टैलेंटलेस और टैलेंटेड बंदों के बीच। बट रियल रीजन ये था कि ये वैम्पायर मॉन्स्टर होते हुए भी मॉन्स्टर्स को ही खाता है, और इसी वजह से ये सारे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं कि एक तो इन दोनों में से कोई ना कोई मर जाएगा इस बैटल के बाद, और दूसरा बंदा जो जिंदा बचेगा कमजोर हो चुका होगा, तो उससे ये सारे मिलके आसानी से संभाल लेंगे। और इसके बाद उन दोनों की फाइट तुरंत ही शुरू हो जाती है, जिसके की स्टार्टिंग में ही ज़ॉम्बी मैन अपनी गन्स का यूज करता है, लेकिन उन गन शॉट से बचकर वो वैम्पायर तुरंत ही ज़ॉम्बी मैन के पास पहुंचता है और उसका खून पीने की कोशिश करता है। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन, वो वैम्पायर ज्यादा खून नहीं पी पाता ज़ॉम्बी मैन का और तुरंत ही उसे दूर फेंक देता है, ये कहते हुए कि इससे ज्यादा बुरा ब्लड उसने आज तक टेस्ट नहीं किया। यानी समझ रहे हो, इस बंदे को ऐसे घिनौने मॉन्स्टर्स का ब्लड सही लगता है ज़ॉम्बी मैन के ब्लड से ज्यादा। अब ज़ॉम्बी मैन थोड़ी देर जमीन पर पड़ा रहता है तो सबको लगता है वो हार गया इतनी सी बैटल से, लेकिन इसके तुरंत ही बाद ज़ॉम्बी मैन अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है, जो देख के ये वैम्पायर बिल्कुल शॉक्ड। लेकिन स्टिल बंदा कॉन्फिडेंट रहता है, ये सोच के कि ज़ॉम्बी मैन अपना पूरा जोर सिर्फ अपने दो पैरों पे खड़े होने में ही लगा रहा है। लेकिन इतने में ज़ॉम्बी मैन तुरंत ही फिर से अपनी गन्स के थ्रू उस पर फायर कर देता है, जिस चीज से वो वैम्पायर काफी ज्यादा सरप्राइज। लेकिन स्टिल ना सिर्फ वो ज़ॉम्बी मैन के अटैक से बचता है, लेकिन लिटरली वो ज़ॉम्बी मैन की बुलेट्स को अपने हाथों से रोक लेता है एंड उन्हीं के थ्रू वापस ज़ॉम्बी मैन पे अटैक करता है, जिससे ज़ॉम्बी मैन बच भी नहीं पाता, क्योंकि पिछले अटैक में ज़ॉम्बी मैन के हाथ टूट चुके थे ना, जिस वजह से ज़ॉम्बी मैन जमीन पे गिर के फिर से ढेर हो जाता है। और ऐसा करके ये बड़ा खुश, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि कोई भी मॉन्स्टर कुछ बोल ही ना है, अचानक से सब शांत हो गए। बट तभी इसी के बाद वो रियलाइज करता है कि ज़ॉम्बी मैन मरा नहीं है, ठीक उसके पीछे खड़ा है अपने सर और छाती में छेद होने के बावजूद। और ऐसा होते देख उस वैम्पायर को समझ में आता है कि अच्छा तुम वही हो ना, अनडाइंग हीरो ऑफ हीरो एसोसिएशन। काफी रूमर्स सुने हैं तुम्हारे बारे में कि तुम्हें एज अ निकनेम फोनी मॉन्स्टर बुलाया जाता है। जो सुन के ज़ॉम्बी मैन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी गोलियां अंदर करके, यानी गन्स अंदर करके स्वॉर्ड के थ्रू लड़ने का ट्राई करता है, क्योंकि बुलेट्स का तो कोई इफेक्ट ही नहीं था ना इस बंदे पे, क्योंकि वो ना सिर्फ बच सकता है उनसे बल्कि अपने हाथों से भी पकड़ सकता है उन बुलेट्स को। एंड सरप्राइजिंगली काफी अच्छा फाइट बैक कर रहा होता है उस वैम्पायर के सामने। लेकिन स्टिल यार
उस वैम्पायर की स्पीड काफी ज्यादा होने की वजह से ज़ॉम्बी मैन फिर से एक लात खा जाता है उसकी। लेकिन इसके बावजूद ज़ॉम्बी मैन हार नहीं मानता और वो ऐसी ही स्टेट में गन शॉट फायर करता है इस वैम्पायर पे और उसकी छाती में बहुत बड़ा छेद कर देता है, जो देख के ये बदसूरत मोटा हंसने लग जाता है। लेकिन अगले ही पल हम ये देखते हैं कि वैम्पायर इसके 2 हिस्से कर देता है। नॉट ओनली बिकॉज ही वॉज एंग्री, बट उसे चाहिए था किसी मॉन्स्टर का खून सो डैट वो रीजनरेट कर सके, हील कर सके उस इंजरी को। और इसी के बाद ये मॉन्स्टर यानी वैम्पायर खुद को चमगादड़ों में कन्वर्ट करके प्रिटेंड तो ऐसा करता है कि वो सिर्फ ज़ॉम्बी मैन पे अटैक कर रहा है, और करता भी है, लेकिन उसका दूसरा गोल मॉन्स्टर्स का खून चूसना भी था, जिससे कि वो पूरी तरह हील हो जाए। लेकिन जब तक वो मॉन्स्टर का खून चूस के हील होता है, दूसरी तरफ ज़ॉम्बी मैन भी पूरी तरह हील हो चुका होता है और उस वैम्पायर से तैयार हो जाने को बोलता है, जो देख के ये वैम्पायर कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ज़ॉम्बी मैन बिना किसी तरीके के सप्लीमेंट के इतनी जल्दी हील हो सकता है। और इसी के बाद हमें 3 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि ज़ॉम्बी मैन खड़ा होता है और उस वैम्पायर की कुछ ऐसी हालत कर चुका होता है। अब ये मरता हुआ वैम्पायर अपनी आखिरी सांसों के साथ बोलता है, आई हैव किल्ड यू ओवर एंड ओवर अगेन। तुमको तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। और ऐसा बेसिकली वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे लगा कि ज़ॉम्बी मैन की कोई ना कोई तो लिमिट्स होंगी, जितनी ज्यादा बार वो उसे मारेगा कभी ना कभी तो वो रीजनरेट करना बंद करेगा। लेकिन उसके प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा होता नहीं है और ज़ॉम्बी मैन रिप्लाई में उससे ये बोलता है, यप You did already won 200 times before I could score my first victory against you। और इसी के बाद ज़ॉम्बी मैन उन सारे मॉन्स्टर्स के बीच से निकलकर गेट के पास जाता है और बहुत ही कमजोर लग रहा होता है। और ज़ॉम्बी मैन को ऐसी हालत में देख के वो मॉन्स्टर बोलते हैं, अरे भैया कहाँ निकल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हम ऐसे ही जाने देंगे? लेकिन गैस व्हाट, ज़ॉम्बी मैन भागने का ट्राई नहीं कर रहा था, उल्टा वो उस गेट को लॉक कर रहा था कि कोई मॉन्स्टर वहां से बचकर भाग ना पाए। इसके बाद हमें फाइटिंग तो नहीं दिखाई जाती इनकी, लेकिन बाहर से ही ये क्लियर कर दिया जाता है कि ज़ॉम्बी मैन उन सारे मॉन्स्टर्स की चीर फाड़ कर देता है और कुछ ऐसी हालत के साथ बाहर निकलता है। इसके बाद हील होने के लिए वो थोड़ा टाइम लेता है और जैसे ही वो हील होता है उसके सामने ये मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। टू बी स्पेसिफिक मेटल नाइट के रेप्लिकाज आ जाते हैं, जो कि दिखने में भले ही स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी मैन इन दोनों को ही आसानी से हरा देता है। और वो कैसे है इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था चाइल्ड एम्पायर के साथ हुई बात से। इसके बाद ज़ॉम्बी मैन बड़ा ही कूल अंदाज में आगे चल देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें धरती पे प्रेजेंट एक बहुत बड़ा बोझ दिखाया जाता है यानी एस क्लास हीरो पिग गॉड दिखाया जाता है, जिसका की एनकाउंटर एक लिजार्ड मॉन्स्टर से होता है और वो मॉन्स्टर पिग गॉड पे तुरंत ही अटैक कर देता है उसके हष्ट पुष्ट शरीर को देख के। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाए जाते हैं एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट्स, जिनमें से ये बंदा तो ए क्लास रैंक 2 था, बाकी इन दोनों की नहीं पता। और इन दोनों का ही सामना होता है हीरो एसोसिएशन के भेजे गए इन सोल्जर्स से, जिनको की कंट्रोल कर रही थी ये बंदी। सीजन 2 में देखा होगा तुमने कि कैसे ये बंदी अपनी विप के थ्रू लोगों को कंट्रोल कर सकती है, वैसे ही ये इन सब को कंट्रोल कर रही थी, जिस वजह से इन सब की फाइट होती है। और इस फाइट के दौरान स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि ये तीनों स्टूडेंट्स भारी पड़ रहे हैं इन सब लोगों पे, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगती है कि कैसे इन सभी ने इन तीनों को कॉर्नर कर दिया है। और इसी मौके का फायदा उठा के जब ये बंदी इन तीनों को भी स्लेव बनाने की कोशिश करती है, तो तभी बीच में एंट्री होती है अमाई मास्क की, जो कि अपने हाथों से उस विप को पकड़ के उन तीनों को बचा लेता है। अब तुम सोच रहे होगे अमाई मास्क पे उसका हिप्नोसिस क्यों नहीं काम किया? तो इसके पीछे का रीजन अमाई मास्क ये बताता है कि इस लड़की का हिप्नोसिस तभी काम करता है जब वो इस विप के थ्रू किसी बंदे को पेन देती है। और क्योंकि अमाई मास्क ने उसकी विप अपने हाथों से ग्लव्स के साथ पकड़ी थी, तो उसे कोई दर्द नहीं हुआ, इसलिए वो नॉर्मल है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। इसके बाद अमाई मास्क उन तीनों को वापस जाने को बोलता है, क्योंकि वो अकेला लड़ना चाहता था इस बंदी से। अब वैसे तो ये तीनों इस डिसीजन के अगेंस्ट में होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन एट दी एंड अमाई मास्क मना ही लेता है इन तीनों को और वहां से जाने को बोलता है। अब उन तीनों के जाते ही ये बंदी कांपने लग जाती है, नॉट बिकॉज वो अमाई मास्क से डर रही थी, बट बिकॉज उसे अमाई मास्क पता है कैसा लग रहा था, So beautiful, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow। और इतना ही नहीं, ये बंदी इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि अपना मास्क तक उतार के अपना पूरा चेहरा तक दिखा देती है अमाई मास्क को, जो कि वो किसी को भी नहीं दिखाना चाहती थी। एंड गेस व्हाट, उसका मास्क हटाते ही क्या निकलता है? अब ऐसा दिखने के बावजूद बंदी का कॉन्फिडेंस देखो, वो अमाई मास्क से ये बोलती है, शैल वी गो एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर, जिस पे अमाई मास्क का क्या रिएक्शन है तुम खुद ही देख सकते हो। लेकिन ये बंदी अभी भी नहीं मानती और बोलती है अमाई मास्क से
कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, तो मैं इन सबको छोड़ने का भी सोच सकती हूँ। लेकिन अमाई मास्क उसकी एक नहीं सुनता और क्लियर कर देता है कि तुम्हारी बार्गेनिंग मेरे पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। यू हिडियस क्रिएचर, प्रिपेयर टू डाई। जिस पे ये बंदी चुप। लेकिन भैया ये बंदी अभी भी हार नहीं मानती है, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो अमाई मास्क को अपना बनाना चाहती थी। इसके बाद हमें फिर से वही 3 स्टूडेंट दिखाए जाते हैं, जिनमें से ये बंदा अमाई मास्क का नेचर पहचान चुका होता है, उसका इंटेंट पहचान चुका होता है कि क्यों उसने उन तीनों को जाने को बोला। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम अमाई मास्क उन सबको खत्म कर देगा, इंक्लूडिंग दीज गाइज, जिनको की हीरो एसोसिएशन नहीं भेजा था उसी किड को रेस्क्यू करने के लिए। और वापस जब हमें फाइटिंग सीन पर लाया जाता है तो उसका इंटेंट, यानी अमाई मास्क का इंटेंट जो कि इस बंदे ने प्रिडिक्ट किया था, बिल्कुल सही था। क्योंकि अमाई मास्क सिर्फ एक अटैक में इन सभी को वहीं पर खत्म करने वाला था। लेकिन तभी ये तीनों स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं और इन मैनिपुलेटेड ह्यूमंस को अमाई मास्क से बचा लेते हैं। अब वैसे तो अमाई मास्क को समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, लेकिन वो मौका देखते ही इस बंदी पे अटैक कर देता है, उसकी विप पकड़ के उसकी खोपड़ी को दीवार में पेल कर। अब ऐसा करने के बाद अमाई मास्क ऑब्वियसली उन तीनों से बोलता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था ना कि यहाँ से चले जाओ। तो उस पे ये बंदा बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक से तो हुआ ना, और शायद तुम्हारा भी तो यही प्लान था ना कि एनिमी का गार्ड डाउन कराना हमें फाइट से जाता हुआ दिखाकर। जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। लेकिन इस सब के बाद तुरंत ही ये बंदा क्लियरली पूछता है अमाई मास्क से कि अमाई मास्क तुम इन सबको मारने वाले थे ना, हमने सब कुछ होते हुए देखा, एंड एज ए क्लास रैंक 1 हीरो तुम्हें एक शोभा देता है करना, वो भी उन्हीं लोगों के साथ जो कि रेस्क्यू करने आए थे उस हॉस्टेज को, जैसे कि हम आए हैं। लेकिन अमाई मास्क इस बात से साफ इनकार कर देता है और ये रफा दफा हो जाती है बात, क्योंकि अगर आपस में ही लड़ेंगे ये सब तो मिशन को कैसे अकम्प्लिश करेंगे। लेकिन तभी हमें अमाई मास्क की मेंटेलिटी शो करी जाती है कि जो ईवल का साथ देते हैं, भले ही वो अपनी मर्जी से दे रहे हो या फिर उनसे जबरदस्ती ऐसा कराया जा रहा हो, वो सब लोग ईवल ही होते हैं एंड इक्वली पनिशमेंट भी डिजर्व करते हैं। और इतने में इन सबको होश आ जाता है और वो थैंक यू बोल रहे होते हैं। और जब ये सब चल रहा था तो तभी अचानक से ये बंदी मौका देखते ही अमाई मास्क को अपने पैरों से जकड़ लेती है बाय मेकिंग हिज लेग स्नेक लाइक, एंड एट द सेम टाइम वो उसके चेहरे पर वार करती है बाय हर टंग। और ऐसा करके वो बड़ी खुश और बोलती है अमाई मास्क से, अब बता मजा आया ना। लेकिन वो शॉक हो जाती है ये देखकर कि अमाई मास्क का चेहरा डिफॉर्म होने लगता है, जैसे कि उसने किसी के मास्क पर अटैक किया हो, ना कि चेहरे पर। और अमाई मास्क को ऐसी हालत में देख उसके मुंह से एक ही चीज निकलती है, यू आर नॉट ह्यूमन। और इतने में अमाई मास्क उसका चेहरा पकड़ता है और वहीं कुचल के रख देता है उसकी खोपड़ी को। अब खोपड़ी कुचलता है या फिर उसका जबड़ा, ये दिखाया नहीं जाता, बट अकॉर्डिंग टू मी जबड़ा ही होगा शायद। और जब तक होश में आए लोग उसके पास पहुंचते हैं, अमाई मास्क कंप्लीटली हील कर जाता है, जैसे कि उसके चेहरे पर कोई अटैक हुआ ही नहीं। इसके बाद वो सब अमाई मास्क का ऑटोग्राफ और फोटो वोटो मांगने लग जाते हैं। इतने में अमाई मास्क उन सबसे उन तीनों के पीछे जानने को बोलता है और उन तीनों से बोलता है कि इन सबको संभाल सकते हो ना तुम, सरफेस में ले आना इन सबको। और इस बात पे ऑब्वियसली वो तीनों एग्री भी कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास किसी तरीके का प्लान था ऐसा करने के लिए। इसके बाद हमें इन तीनों का प्लान शो कराया था, जिसके की अकॉर्डिंग ये सारे लोग तो ऐसा ही एक्ट करेंगे कि जैसे अभी भी हिप्नोसिस के अंडर ही है, बाकी ये तीनों कैदियों जैसी ही एक्टिंग करेंगे। लेकिन ये प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है और इनको फाइट करनी ही पड़ती है, जिसके की बाद ये सारे लोग पूरा फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं मॉन्स्टर्स पे, जो उनके साथ हुआ है उस वजह से। बट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आसानी से मॉन्स्टर्स को संभाल लेते। लेकिन तभी अचानक से जमीन के अंदर से, आई मीन नीचे से, नुकीली चीजों के थ्रू अटैक होता है। एंड गेस व्हाट, जब वो नीचे जाके देखते हैं तो वहां पे प्रेजेंट होता है एक मॉन्स्टर जो कि अपने हेयर्स को एज ही लाइक कंट्रोल कर सकता था, जिस वजह से वो उन्हीं हेयर्स के थ्रू खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता था एंड अटैक भी कर सकता था। और ऐसा भी नहीं था ये बाल काफी ज्यादा कमजोर थे, इन तीनों को काफी एफर्ट लगाना पड़ रहा था इन बालों से बचकर इनको काटने के लिए। बट अल्टीमेटली है तो किसी मॉन्स्टर के ये बाल ही ना, जिस वजह से एट द एंड वो इस व्यक्ति के यानी इस मॉन्स्टर के सारे बाल काट देते हैं। और सिर्फ सारे बाल कटने के बाद ही ये बंदा बेहोश हो जाता है, मतलब जितनी भी जान थी इस बंदे के बालों में ही थी। इसके बाद हमें छोटा सा सीन दिखाया था उन्हीं बंदों का जो कि होश में आए अभी अभी, जो कि मॉन्स्टर का पीछा कर रहे होते हैं। और वो मॉन्स्टर एक रास्ते चला जाता है और जब उस रास्ते पे उस मोड़ पर जाकर वो देखते हैं, टू बी स्पेसिफिक ये बंदी देखती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पसीने छोड़ते हुए तुरंत ही इस बंदे से वहां से निकलने को बोलती है, क्योंकि आगे कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और पता है ये खतरनाक क्या था? ये धरती पे बोझ जो कि उस लिजार्ड को लिटरली खा रहा होता है, जिसकी की बात हमने पहले की थी। अब इन तीनों के इस मॉन्स्टर को हराने के बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एटॉमिक समुराई, यानी इन तीनों का मास्टर,
जो कि सारे मॉन्स्टर्स को कुछ इस तरीके से मार रहा होता है कि जैसे वो सब्जियां काट रहा हो। बोटी बोटी एक कर देता है हर एक मॉन्स्टर की। और इतने में इस रोबोट की एंट्री होती है जिसको कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिससे चाइल्ड एम्परर दुम दबा के भागा था। अब वैसे उसे भागना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, चाइल्ड एम्परर के अकॉर्डिंग ये रोबोट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से चाइल्ड एम्परर इग्नोर करता है इस बंदे से लड़ना। और यही रोबोट एटॉमिक समुराई के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि एटॉमिक समुराई, मैंने तुम्हारे सारे फाइटिंग टेक्निक्स, सारे मूव्स, सब कुछ सेव कर लिया डाटा के फॉर्म में, तो इसलिए रजिस्ट मत करो और चुपचाप हार मान लो। जिस पे एटॉमिक समुराई भी लगा, अच्छा भैया तुमने सब कुछ याद कर लिया है, मेरी टेक्निक सीख ली है, चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हें दम है कि नहीं। अगर हुआ तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए तेरे जैसी कोई चीज यानी रोबोट खरीद लूंगा फॉर प्रैक्टिस ऑब्वियसली। इसके बाद वो दोनों तैयार होते हैं और दोनों ही एक दूसरे पे एटॉमिक स्लैश अटैक करते हैं। लेकिन जहां एटॉमिक समुराई सिर्फ एक स्वॉर्ड का यूज करता है, वहीं ये बंदा 2 तलवारों का यूज करता है। लेकिन स्टिल इसकी कुछ ऐसी हालत हो जाती है, अब ये रोबोट डिस्ट्रॉय तो हो जाता है, लेकिन स्टिल तभी एटॉमिक समुराई रियलाइज करता है कि वो पूरी तरह काट नहीं पाया रोबोट को, क्योंकि उसका कोर कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हार्ड था। इसके बाद उसी तरफ से अचानक से एक अटैक आता है जिसे एटॉमिक समुराई आसानी से नेगेट कर देता है और साथ ही साथ उसका अटैक आगे तक पहुंचता भी है। लेकिन उस रोबोट का कोर ऑलरेडी भाग चुका होता है, जिसके पीछे एटॉमिक समुराई जाता नहीं, क्योंकि सरफेस टीम आसानी से संभाल ही लेगी कोर को। इतने में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं किसी को दौड़ते हुए, और ये बंदा और कोई नहीं तारियो होता है, जो कि बेचारा फंस चुका होता है मॉन्स्टर एसोसिएशन में और उसका पीछा कर रहा होता है ब्लैक स्पम। इतने में ब्लैक स्पम की तरफ एक अटैक आता है जिससे वो बच तो जाता है, लेकिन तारियो भाग निकलने में कामयाब होता है। और जब वो पीछे घूमकर दिखता है तो उसे दिखता है एटॉमिक समुराई, जो कि काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि ब्लैक स्पैम ने उसका अटैक डॉज कर लिया। इसके बाद सरफेस लेवल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि चाइल्ड एम्परर उस हॉस्टेज और सेटामा को रेस्क्यू करके पहुंच चुका होता है। अब यहाँ पे क्या क्या फनी सीन्स होते हैं वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, तुम चेकआउट करना, बहुत तगड़े हैं। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड सेटामा भी नीचे चला जाता है, क्योंकि भैया उसे आवाजों का तो राज जानना ही था। एंड चाइल्ड एम्परर को भी फिर से वापस नीचे मॉन्स्टर एसोसिएशन में जाना पड़ता है, क्योंकि एटॉमिक समुराई उसे ये बताता है कि नीचे उसे एक बच्चा मिला है दौड़ता हुआ, और क्योंकि वो कहीं बिजी है यानी ब्लैक स्पैम के साथ, तो इसलिए चाइल्ड एम्परर जाता है नीचे वापस। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एटॉमिक समुराई और ब्लैक स्पैम, जिनमें से ब्लैक स्पैम पूछता है, तुमने मुझे काटने की कोशिश करी, क्या लड़ाई शुरू कर रहे हो क्या तुम मेरे साथ? जिस बात को एटॉमिक समुराई बिल्कुल इग्नोर कर देता है और ये बोलता है, द हार्ड वर्ल्ड येट काइंड हार्टेड एटॉमिक समुराई हैज अराइव्ड। जिस पे ब्लैक स्पैम भी लाइक, हैज अराइव्ड माय एस, व्हाट इज दिस, आ स्टेज प्ले? तुम्हें क्या लगता है ये कोई नाटक चल रहा है? और अच्छा, तुम हो एटॉमिक समुराई जिसके के बारे में ग्योरो ने मुझे बताया था। अब भले ही तुम एस क्लास हो, लेकिन पर्सनली बोल तो तुम मुझे कुछ खास लगते नहीं, लेकिन फिर भी मुझे एंटरटेन जरूर करना। जिस पे एटॉमिक समुराई भी लाइक, आई हैव नो बिजनेस विद यू। और इस बात पे ब्लैक स्पैम बड़े ही क्रीपी तरीके से बोलता है, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो राइट? और ऐसा कहते हुए वो अपनी पूरी बॉडी को ही एक बहुत बड़े हाथ में कन्वर्ट कर लेता है। और उसे ऐसा करते हुए देख एटॉमिक समुराई बोलता है, हाँ मुझे लगता है ये मेरे लिए काफी इजी रहेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ब्लैक स्पैम उसकी बहुत बुरी हालत करने वाला है, क्योंकि एटॉमिक समुराई जितना भी ब्लैक स्पैम को काटता है वो उतना ही मल्टीप्लाई होने लगता है। पहले 1 से 2 बनते हैं, इसके बाद 2 से 3 बनते हैं, और इसके बाद जब एटॉमिक समुराई एटॉमिक स्लैश का यूज करता है वो भी बार बार, तो काउंटलेस नंबर ऑफ ब्लैक स्पैम अपीयर हो जाते हैं। क्योंकि आई थिंक एटॉमिक समुराई को ये लग रहा था कि कभी तो इस चीज का एंड होगा, कभी तो इसके नंबर अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्लैक स्पैम मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई होता ही जाता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये नहीं थी कि वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, खतरनाक बात तो ये थी कि मल्टीप्लाई होने के बाद एक एक ब्लैक स्पैम में उतनी ही पावर थी जितनी की वो सिंगल रहने पे थी, जो एक्सपीरियंस करके एटॉमिक समुराई बिल्कुल शॉक्ड, क्योंकि सिर्फ एक ब्लैक स्पैम के एक मुक्के में एटॉमिक समुराई को रियलाइज हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद सारे ब्लैक स्पैम एटॉमिक समुराई पे मुक्कों की बारिश कर देते हैं और उसकी कुछ ऐसी हालत कर देते हैं। इसके बाद ब्लैक स्पैम ये एक्सप्लेन करता है एटॉमिक समुराई को कि भैया मैं तेरे लिए वर्स्ट मैचअप हूँ, ग्योरो ने ऐसी थोड़ी भेजा है मुझे तेरे पास, कुछ सोच के ही भेजा है। अब एटॉमिक समुराई ब्लैक स्पैम को काट तो सकता नहीं था, तो इसलिए वो सीलिंग को काट देता है सो डैट वो सारे ब्लैक स्पैम कुचल जाए। अब इसके बाद क्या होता है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बी मैन, जो कि बहुत ज्यादा शेकिंग को देखकर, यानी हिल रही थी ना वो जगह, यही वंडर कर रहा होता है कि लगता काफी तगड़ी फाइट चल रही है। ऑब्वियसली ये सब कुछ एटॉमिक समुराई के सीलिंग गिराने की वजह से हो रहा था।
लेकिन तभी इतने में अचानक से उसके पीछे पहुंच जाता है एक काड्रे यानी होमलेस एम्परर, जो कि उससे बोलता है कि क्या सही में दूसरे हीरोज कैसे मर रहे हैं, तुम उस बारे में चिंता कर रहे हो। और इतने में ज़ॉम्बी मैन घूम के कुछ कर पाता, होमलेस एम्परर बहुत बड़ा अटैक कर देता है उस पर, और इस अटैक से कितनी डिस्ट्रक्शन होती है तुम देख ही सकते हो। और होमलेस एम्परर इस अटैक को एग्जीक्यूट करने के बाद ये बोलता है आगे बढ़ते हुए कि क्या इतना ही दम है हीरोज में आजकल के। वैसे पता है, मैंने हीरो एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की है और सारे एस क्लास हीरोज के बारे में जाना है, एंड अकॉर्डिंग टू मी तुम सबको एक साथ मैं अकेला एलिमिनेट कर सकता हूँ। बट इतने में अचानक से पीछे से सरप्राइज एंट्री लेता है ज़ॉम्बी मैन और एक एक्स यानी कुल्हाड़ी के थ्रू वार करने की कोशिश करता है होमलेस एम्परर पे, लेकिन उससे बचकर होमलेस एम्परर ज़ॉम्बी मैन पे फिर से एक अटैक कर देता है, और ये अटैक इस बार ज़ॉम्बी मैन के सर पर कंसंट्रेट करता है। लेकिन तुम्हें तो पता ही है, ज़ॉम्बी मैन ऐसे ही मौके का फायदा उठाता है जब एनिमी को लगता है कि उसने ज़ॉम्बी मैन को ढेर कर दिया, एंड एग्जैक्टली ऐसा ही वो होमलेस एम्परर के साथ करने की कोशिश करता है, जमीन पर गिर के और एक बुलेट शूट करके। बट अगेन होमलेस एम्परर इस अटैक से भी बच जाता है और ज़ॉम्बी मैन को दूर फेंक देता है उसके उसी पावर ऑर्ब के थ्रू जिससे कि उसने बुलेट को रोका था। और ज़ॉम्बी मैन जिसकी की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, इसी सरप्राइज में था कि इतने पास से ऐसे सरप्राइज अटैक को उसने डॉज कैसे कर लिया, मतलब टैकल कैसे कर लिया, बच कैसे गया इस अटैक से वो। क्योंकि पता है, ये अटैक जो हुआ था ज़ॉम्बी मैन ने अपनी छाती के थ्रू किया था, क्योंकि उसकी चेस्ट में लिटरली उसने एक गन डाल रखी थी। और इसी के बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जिसके की दौरान जहां ज़ॉम्बी मैन अपनी गन्स के साथ था, वहीं होमलेस एम्परर अपनी पावर ऑर्ब्स के साथ था। और कुछ ही मिनटों बाद हमें इस फाइट के ये रिजल्ट दिखते हैं कि होमलेस एम्परर पे तो कोई स्क्रैच तक नहीं आया होता है, लेकिन ज़ॉम्बी मैन की कुछ ऐसी हालत हो चुकी होती है। लेकिन दूसरी तरफ होमलेस एम्परर भी सरप्राइज होता है कि ज़ॉम्बी मैन वाकई में मर नहीं सकता। अब क्योंकि ज़ॉम्बी मैन को हील करने के लिए टाइम चाहिए था, तो वो बातों में उलझाने की कोशिश करता है होमलेस एम्परर को कि ये किस तरीके का अटैक्स है, मैंने कभी नहीं देखे, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं मैजिक को। आखिर तेरे साथ चक्कर क्या है। अब ये बात सुन के होमलेस एम्परर अपना पास्ट सुनाने लग जाता है, बताने लग जाता है कि उसके साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, कि कैसे जहाँ पर वो जॉब करता था वहां पर उसे नंगा नचाया गया और फिर उल्टा उसी पे इल्जाम लगा के सेक्सुअल हरासमेंट का उसे बाहर निकाल दिया गया कंपनी से। जिसके बाद उसे थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन जब भी वो आसमान की तरफ लेटकर देखता था तो सारी हेट रेट खत्म हो जाती थी उसकी बॉस को लेकर और सारे लोगों को लेकर जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। लेकिन एक दिन जब वो लेट कर सोच रहा था ह्यूमंस के बारे में, उनके रहने के तरीके के बारे में, उनके रूल्स रेगुलेशन के बारे में, तो ह्यूमंस उसे काफ़ी ज़्यादा छोटे लगने लगते हैं। और जब उसे रियलाइज होता है कि उन्हीं छोटे लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया है, तो बंदा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस फील करने लगता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके संग ये क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, और उसकी ये फ्रस्ट्रेशन उस लिमिट तक चली गई कि बंदा सुसाइड करने की भी सोचने लगा और करने ही वाला था। लेकिन तभी उसके सामने अपेयर होता है किसी तरीके का बीन, जिससे होमलेस एम्परर गॉड बोलता है, और वही मिस्टीरियस बीइंग होमलेस एम्परर को सही और बाकी सारे ह्यूमंस को गलत बताता है और होमलेस एम्परर को पावर दे जाता है, ये बोलते हुए कि तुम्हें पता है इस पावर के साथ तुम्हें क्या करना है। इसके बाद भैया होमलेस एम्परर अपने आप को स्पेशल समझने लग जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो सारी सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा ह्यूमंस की, यानी सारे ह्यूमंस को पूरी धरती से ही मिटा देगा। लेकिन दूसरी तरफ ज़ॉम्बी मैन जो था वो इसी सोच में कि यार इसकी कहानी तो जल्दी खत्म हो गई, मैं तो फुली रिकवर भी नहीं कर पाया, दिस इज रियली बैड। लेकिन स्टिल वो फिर ट्राई करता है बातों में जाने के लिए, ये बोलते हुए कि अच्छा तुम्हारे सामने जो बीइंग आया था वो कोई आईडी लेके घूम रहा था क्या कि वो एक गॉड है। लेकिन होमलेस एम्परर जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और ये बोल देता है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसे गॉड मानने के लिए, इनफ फॉर चिट चैट, तुम्हारा खेल अब यहीं खत्म होता है। और इसी के बाद हमें एंड पैनल पे पता क्या दिखाया था, साइटामा, जो कि यही सोच रहा होता है शेकिंग की वजह से, अर्थक्वेक्स की वजह से, कि भैया मेरा कहीं घर ना बिगड़ जाए, टूट ना जाए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था पूरी प्रिजनर, जो कि अजीब अजीब से पोज दे रहा होता है व्हाइल फाइटिंग मेनी ऑफ द मॉन्स्टर्स। इनफैक्ट ये सारे मॉन्स्टर्स मिलके इलेक्ट्रिक अटैक, फ्रीजिंग अटैक, पैरासाइट अटैक, हीट, एनेस्थीसियास, अल्ट्रासोनिक वेव्स, वेनम, ये सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं, लेकिन पूरी प्रिजनर क्या करता है वही अजीब अजीब से पोज देता है। और उसके इतना सब कुछ सहने का रीजन वो उन सारे मॉन्स्टर्स को ये बताता है कि ये प्यार की ताकत है। अब उसके ऐसे पोजेस से और उसकी ऐसी बातों से वो मॉन्स्टर्स तक डरने लग जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें बीच में आके रोक लेता है एक डीमन लेवल मॉन्स्टर नेम्ड एज बकुमा, जिसे देख के यार पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा,
क्योंकि एक मॉन्स्टर की इंस्पिरेशन एक हिंदू गॉड से ली गई है। खैर जो भी है, ये मॉन्स्टर उन्हें भागने नहीं देता और उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है उनकी एबिलिटी यूज करने के लिए, सो डैट वो पूरी प्रिजनर से फाइट कर सके। जो देख के पूरी प्रिजनर सरप्राइज कि एक मॉन्स्टर मॉन्स्टर्स के साथ ही ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा होते हुए अपनी आंखों से देखने के बाद पूरी प्रिजनर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, जो कि होते हुए हम सीरीज में बहुत कम बार देख पाते हैं इस बंदे को। और इसके बाद यही मॉन्स्टर पूरी प्रिजनर पे सारे अटैक्स कंबाइन करके एक साथ अटैक करता है। एंड गेस व्हाट, पूरी प्रिजनर इस डेडली अटैक को भी झेल जाता है और उस मॉन्स्टर को खुला चैलेंज देता है कि उसे हरा कर दिखाए। जिसके बाद वो मॉन्स्टर लगातार अटैक करता जाता है पूरी प्रिजनर पे, जिनसे वैसे तो पूरी प्रिजनर को कुछ भी नहीं होता, लेकिन समहाउ पता नहीं कैसे उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली शेक करने लग जाती है, शिवर यानी कांपने लग जाती है। जिसे देख के मॉन्स्टर काफी ज्यादा खुश और ये बोलता है उससे, तुम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हो, लेकिन लगता है तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा कैपेबल ही नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि इस वाइब्रेशन से पूरी प्रिजनर को किसी अलग ही तरीके की पावर मिल गई है, जिसका यूज करके वो सिर्फ एक उंगली के टच से पूरी की पूरी दीवार चकनाचूर कर देता है। जो देख के मॉन्स्टर कंप्लीटली शॉक्ड और उसे समझ में नहीं आ रहा होता और बोल रहा था पूरी प्रिजनर से कि भैया ये तूने क्या किया, ये करना क्या चाह रहा है, क्या हो रहा है तेरे साथ। जिस पे पूरी प्रिजनर भी लाइक, दिस इज माय न्यू स्टाइल वाइब्रेशन एंजल डिसेंट। और इसके रिएक्शन में ये मॉन्स्टर भी लाइक इतने में पूरी प्रिजनर अटैक कर देता है उस पर और कुछ ही पंचेस में उसकी चीथड़े उड़ा देता है। बट समाव ये मॉन्स्टर्स बच जाते हैं और बचकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उन सब के निकलने के बाद वहां पर एंट्री होती है कुछ और मॉन्स्टर्स की, जो कि थे पूरी प्रिजनर के वन साइडेड बॉयफ्रेंड्स, जिनको की पूरी प्रिजनर ही बॉयफ्रेंड मानता था। और ऐसा नहीं था ये सब अपनी याददाश्त भूल गए थे, ये इन्होंने काफी बार ट्राई करा था पूरी प्रिजनर को मारने का, लेकिन कभी ऐसा कर नहीं पाए। बट अब मॉन्स्टर बनने के बाद वो तय करते हैं कि आज पूरी प्रिजनर को मार के ही छोड़ेंगे। लेकिन भैया अपना पूरी प्रिजनर समझता ही नहीं है और पट लेता है उनसे और काफी ज्यादा सेंटी भी हो जाता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, जब मॉन्स्टर बन गए हो, लेकिन स्टिल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जस्ट बिलीव इन मी। लेकिन तभी एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर आके ये क्लियर कर देता है पूरी प्रिजनर को कि एक बार अगर कोई मॉन्स्टर बन जाता है तो वापस उसे मॉन्स्टर से इंसान बनाना इम्पॉसिबल है। और जैसे ही पूरी प्रिजनर पीछे पलट के अटैक करने की कोशिश करता है, इतने में उस पर ऑलरेडी अटैक हो चुका होता है और सिर्फ एक यही अटैक काफी था पूरी प्रिजनर को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये अटैक था एक काड्रे का, यानी ये ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर नियान। और नियान का ये अटैक देख के वहां पे प्रिजन जितने भी प्रिजन वाले मॉन्स्टर थे ना, वो सब शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ में आता है कि ये है काड्रे की पावर। लेकिन अभी भी पूरी प्रिजनर हार नहीं मानता और ये क्लियर करता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है प्यार में, दैट्स व्हाई ही विल सेव हिज बॉयफ्रेंड्स। और वहीं ये बंदे, इन्हें मॉन्स्टर बने रहना मंजूर था, लेकिन पूरी प्रिजनर की हेल्प लेना मंजूर नहीं था। बंदों को ये लाइफ अपनी पिछली लाइफ से बेहतर लग रही है जब वो इंसान थे, जिस वजह से वो एक साथ पूरी प्रिजनर पे फिर से अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन इस बार पूरी प्रिजनर की बॉडी इवॉल्व कर जाती है, जस्ट लाइक उस एलिफेंट मॉन्स्टर के साथ हुई फाइट में हुआ था पूरी प्रिजनर के साथ। क्योंकि पिछली बार तो उसकी बॉडी को वाइब्रेशन वाले अटैक मिल गए थे और इस बार पूरी प्रिजनर को मिलते हैं उसके शरीर पे बहुत सारे बाल। नहीं, मर्दानगी दिखाने के लिए नहीं, उसकी बॉडी को एज अ शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस वजह से उन मॉन्स्टर्स के अटैक से कुछ भी नहीं होता पूरी प्रिजनर को। इसके बाद पूरी प्रिजनर तुरंत ही नियान की तरफ बढ़ता है उसके साथ फाइट करने के लिए और ये डिसाइड करता है कि बाकी सारे जो प्रिजन वाले मॉन्स्टर्स है उनको वो बाद में देखेगा, क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड्स है ना, बचाएगा उन्हें। लेकिन इस बार नियान पूरी प्रिजनर से डर के भागने लगता है, नॉट बिकॉज पूरी प्रिजनर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट बिकॉज पूरी प्रिजनर उसके पिछले मास्टर की तरह जबरदस्ती का प्यार थोपता है लोगों पे और यही चीज उसे सबसे ज्यादा डिस्कस्टिंग लगती है, जरा सा भी सहन नहीं कर सकता अब वो, एंड दैट्स व्हाई वो भागने लगता है। लेकिन सरप्राइजिंग तो ये था कि वो भागता है दीवार में प्रेजेंट एक क्रैक के थ्रू, जो देख के पूरी प्रिजनर शॉक्ड। लेकिन बंदा यही नहीं रुकता और वो उसी क्रैक के थ्रू नियान का पीछा करता है, जिसको वो नाम देता है एंजल क्रॉल। और ऐसा ही पीछा करते करते भागते भागते नियान ठीक उन प्रिजन मॉन्स्टर्स के ऊपर वाले क्रैक से निकलता है और भागने लगता है। लेकिन जब पूरी प्रिजनर ऊपर से निकलता है तो वो उन सारे मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देता है, कुचल के रख देता है। ऑब्वियसली ऐसा वो अनइंटेंशनली करता है और रिग्रेट की वजह से रोने भी लगता है। बट जो भी था वो अपने शरीर पे प्रेजेंट बाल जड़ाता है और डिसाइड करता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड्स की मौत वेन में नहीं जाने देगा, यानी बर्बाद नहीं जाने देगा, बदला जरूर लेगा। इसका सीन चेंज होता है और हमें फिर से वही दिखाया जाता है
अरे वही धरती पर बोझ, जिससे मॉन्स्टर्स भी घबरा रहे होते हैं क्योंकि बंदा एक एक को पकड़ के खा रहा होता है। लेकिन ऐसा ही करने के दौरान पीछे से आके उसी को कोई निगल जाता है। जी हाँ, कोई मॉन्स्टर पिग गॉड जैसे बंदे को खाने की कोशिश करता है और ये मॉन्स्टर और कोई नहीं, वन ऑफ द कार्डरी था, नेम्ड एज गम। लेकिन यहाँ पे पिग गॉड भी हार नहीं मानता, अंदर पता नहीं क्या कबड्डी खेलता है। इस मॉन्स्टर को यानी गम्स को पिग गॉड को उगलना पड़ता है और फिर इन दोनों की फाइट शुरू होती है। इसके बाद हमें दिखाया था डार्क शाइन, जो कि किसी तरीके के बग मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, नेम्ड एज बग गॉड। अब वैसे इस मॉन्स्टर की फाइट गारो से भी हुई थी, इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी करी थी। और क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गारो का कोई भी अटैक इस मॉन्स्टर पे काम नहीं करा था, तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था ये अपने आप में, अपनी बॉडी में। लेकिन जब डार्क शाइन से इसका सामना होता है तो ना सिर्फ इसका कोई भी अटैक काम नहीं करता डार्क शाइन पे, बल्कि अपनी ट्रू फॉर्म में जाने के बावजूद सिर्फ एक मुक्के में ढेर हो जाता है। और तुम ये क्लियरली देख सकते हो कि डार्क शाइन ने ज्यादा जोर भी नहीं लगाया था इस पंच में। इतने में सीन चेंज होता है और हमें सैटामा दिखाया जाता है, जो कि छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को कुचल रहा होता है अपने पंचेस के थ्रू। लेकिन तभी उसका सामना होता है रोवर से। अब रोवर के साथ बड़ी ही फनी फाइट होती है सैटामा की, जिसको कि मैंने डिटेल में वैसे इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन मोटा मोटा बताऊं तो रोवर सैटामा को गुस्सा दिला देता है और सैटामा सिर्फ एक पंच में सिट बोलते हुए रोवर को ढेर कर देता है। और सैटामा का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस पंच की शॉक वेव दूर दूर तक जाती है। इनफैक्ट मॉन्स्टर एसोसिएशन में प्रेजेंट हर हीरो, हर मॉन्स्टर इस शॉक वेव को महसूस कर सकता था। और इतना ही नहीं, ये शॉक वेव सरफेस तक चली जाती है और सरफेस पे प्रेजेंट बिल्डिंगें भी हिलने लग जाती हैं जैसे कोई अर्थक्वेक आया है। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हुआ, एक्सेप्ट वन, जो कि था जेनोस। इसके बाद हम देखते हैं न्यान, जो कि क्रैक्स के थ्रू ही मूव कर रही थी, ट्रेवल कर रही थी। ये शॉकवेव कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है या फिर जा रही होती है। और जब वो उस जगह पे पहुंचती है तो वो ये देखती है कि वहां पे खड़ा है सैटामा और उसके आगे पड़ा हुआ है रोवर। और शायद न्यान सही टाइम पे पहुंच गई थी, क्योंकि उसे ये भी पता चल गया था कि सैटामा ने सिर्फ एक पंच में रोवर की ऐसी हालत कर दी, जिस वजह से उसकी फटती तो है, लेकिन स्टिल वो पीछे से स्नीक अटैक के साथ ट्राई करती है अटैक करने को सैटामा पे। लेकिन उसके इतने पावरफुल अटैक से सैटामा के टकले पे स्क्रैच के अलावा कुछ भी नहीं आता। और सैटामा बड़े ही क्रीपी तरीके से पीछे घूमते हुए बोलता है, आफ्टर द डॉग कम्स अ कैट। और ये चीज सुनते ही न्यान की फट के चाल और वो तुरंत ही भागती है वहां से। लेकिन अपना सैटामा ऐसे मामूली कैट समझता है और कुछ करता ही नहीं है इसके साथ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है तात्सुमा की, जो कि ग्योरो के पास पहुंच चुकी होती है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, जिसको कि मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। और इसके आगे क्या होता है वो जानेंगे हम अगले पार्ट में। एंड हाँ, मैंने सोचा था कि 3 पार्ट्स में मैं पूरा कवर कर लूंगा इन दोनों की बैटल, यानी एस क्लास हीरोज और मॉन्स्टर एसोसिएशन की बैटल। लेकिन यार ऐसा हो नहीं पाएगा, शायद 5 या फिर 6 पार्ट तक बन सकते हैं। तो इसलिए बने रहना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि आगे इससे भी तगड़ी फाइट आने वाली है। फिलहाल के लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि किस फाइट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो तुम। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।